भाइयों बहनों, लड़ियों जेंटों, मैं नरेंद्र मोदी आप सबको नमन करता। मित्रों, मैं कुछ दिन पहले आपके संविधान सभा के बैठक में 6 से 1 जवान साढ़े को संबोधन करने गया था। मित्रों, मैंने आपका साढ़े को पूछा कि नेपाल बहुत गरीब हो रहा है, नेपाल 2 बरस के लिए गुजरात को दीजिए, 2 बरस में गुजरात जैसा बनाकर फिरता कर देंगे। लेकिन आपके साढ़ ने कहा नेपाल गुजरात को नहीं देंगे, बरु गुजरात नेपाल को दीजिए, 1 बरस में नेपाल जैसा बनाकर फिरता कर देंगे। मित्रों, मैं आप लोग को बधाई देने आया हूं। मेरे साथ जीत बहादुर भी आया है। नेपाल और भारत के बीच में कितना गहरा संबंध है। हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हूं, आपके नेपाल में भैंस चराने वाला राष्ट्रपति बने हैं। मित्रों, नेपाल और भारत के बीच में और भी संभावना समानताएं हैं। जैसे हिंदुस्तान में हमारे सोनिया गांधी की साड़ी और नेपाल में सुशील कोइराला की दाढ़ी। मित्रों, हिंदुस्तान में सनी लियोन का जिगर और आपके बाबूराम का फिगर हमें एक ही जैसा लगता है। मित्रों, मैंने सुना था नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब मैं पोखरा एयरपोर्ट में आया तो यहाँ का कृषक नौजवान विदेशी जहाज में चढ़कर कुवैत कतार की ओर जा रहे थे, तो लगा नेपाल कृषि प्रधान देश नहीं, कामदार प्रधान देश बन गया। मित्रों, आपको पता है पानी, नानी और जवानी पहाड़ में नहीं रह सकती, इसीलिए आपके नेता ने पानी को दिल्ली की तरफ, नानी को बम्बे की तरफ और जवानी को खाड़ी की तरफ ठेलना शुरू कर दिया। नेपाल का दुर्भाग्य यहीं से शुरू हुआ। मित्रों, नेपाल को विकास बनाना है। नेपाल उस दिन विकसित बन जाएगा जिस दिन नेपाल का मजदूर विदेश की तरफ नहीं, नेपाल का धान, नेपाल के चावल, पोखरा का तरकारी लेकर नेपाल का हवाई जहाज जिस दिन कतार कुवैत में लैंड करेगा, उसी दिन ये बुद्ध भूमि स्वर्ग बन जाएगा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मित्रों, ये बहन जी आसाराम को बहुत प्रेम करती होगी, इसीलिए आसाराम का बात करी। जहां तक मोदी का बात है, बाबूराम कहूं तो माओवादी का त्याग लगेगा, आसाराम कहूं तो शेखसी बाबा कह जाएगा। तो इसमें मैंने कहता हूं, ना बाबूराम ना आसाराम, इसके बीच में हम आराम। पटना की पोखरा। मित्रों, इन्होंने पूछा पटना या पोखरा। मैं चाहूंगा, मेरा दिल कह रहा है इतना सुंदर है पोखरा
कि पोखरा को जू को उठा के पटना में डाल दूं, पटना को पोखरा में डाल दूं। सूट पैंट की धोती कुर्ता। मित्रों, मुझे विश्वास है कि नेपाल में गर्मी में हवा नहीं चलता है, पंखा नहीं होता है, इसमें सबको धोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि धोती वेंटिलेशन को काम करता है। मैरिज लाइफ की सिंगल लाइफ। मित्रों, मेरा ब्रह्मचर्य टुटाने का षड्यंत्र हो रहा है। मैंने 2 बार कहा, मन पर आने वाला 1000 होते हैं, जुनी काटने औटे होते हैं, जति रुलाओस धरधरी रुलाओस आपने स्वास्थ्य आपने होते हैं। मोदी जी, अब यहाँ यति बेला सार्कले तातेको छ नेपाल। सार्कको चर्चा अत्यन्तै भइरहेको छ। अब अलिकति सार्कको कुरा गरौँ यहाँसँग। र सार्क सम्मेलनको बीचमा उहाँले नेपालका थुप्रै नेताहरूसँग गोप्य वार्ता पनि गर्नु भएको छ र उहाँले कोसँग गोप्य वार्ता गर्नुभयो र त्यो गोप्य वार्तामा के भयो त अब हामी सुन्दैछौँ उहाँकै मुखबाट। मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का साथ में आपको गोप्य वार्ता हुई, क्या बात हुई? मित्रों, पहली बार मैं आपको एक गोप्य बात बताना जा रहा हूं। आपके प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटा वार्ता हुआ, गोप्य वार्ता। उस 1.5 घंटा में सुशील जी ने कहा 300 बार ऊ कहा, मैंने कुछ भी नहीं समझा। तो बाद में मैंने मेरे नेपाली धर्मपुत्र को पूछा उल्था करने के लिए, तो इन्होंने उल्था किया। सुशील जी का ऊ का मतलब होता है कि इनका जिब्रों में बीमारी है, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में सोर्स लगाने की बात कर रहे हैं। आपने इसको जवाब में क्या बन दिया? मैंने कहा, मित्रों, दवाई करने के लिए अमेरिका जाना, भारत जाना ठीक नहीं है। जब रामायण में लक्ष्मण बीमार हुए थे तो दवाई लेने के लिए हनुमान नेपाल के हिमालय पर्वत में आए थे। लेकिन आपके नेता छोटी सी खुजली हो जाए तो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। तो मैंने कहा, सुशील जी दवाई कहाँ है? हनुमान जी को पता है, पशुपति में जाइए, हनुमान से दोस्ती लाइए, खुजली ठीक होके आइए। प्रचंड जी, हमारा महान नेता प्रचंड जी से भी आपका गोप्य वार्ता हुआ, हमने सुना। वहाँ से क्या बात हुआ, क्या कुराकानी हुआ? प्रचंड जी ने कहा, उनने कहा कि नेपाल में र का चल खेल है। तो मैंने कहा, नेपाल में र का चल खेल नहीं है, आपके पार्टी के अंदर र चल खेल कर रहा है। बाबू राम में भी र है, माधव कुमार में भी र है, गच्छेदार में भी र है। इस र को हटा लो, अपने आप देश को बचा लो। जवाब में क्या बोले प्रचंड जी? प्रचंड जी बोले, एक बार प्रधानमंत्री बना दो तो र सा आपसे आप मिट जाएगा। केपी ओली जी चाहिए? केपी ओली कह रहे थे, ये सुशील का ऊ ज्यादा हो गया, इनको धकेल दीजिए, मेरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो मैंने कहा, ओली जी, सोर्स लगाना है तो अपने आदमी से चाकड़ी करो, पराये से चाकड़ी करना अच्छी बात नहीं है। दीदी का बाबूराम भट्टराई से तो आपका भेंटघाट नहीं हुआ होगा? मित्रों, बाबूराम के साथ 3 घंटा बात हुई, लेकिन सिर्फ एक बात हुई। उन्होंने कहा, मोदी जी, मैं नेपाल में एक नया शक्ति को जन्म दे रहा हूं, आपका हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा, ये जन्माने के लिए दूसरों का हेल्प मांगना अच्छा बात नहीं है। मैंने कहा, आप हेल्प मांगते हैं तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपकी बीवी मान जाएगी। मधेसी दल तो आपसे बहुत चित्त दुखा रहे थे, आपने मधेसी दल को बाल नहीं दिया। मित्रों, मेरा अपना ही बाल नहीं है तो उनको बाल कहां से दे दूं? एक मधेसी नेता मुझे धमकी दे रहे थे
कि नेपाल में एक मधेश चाहिए वरना 5 बार वरना कहा। तो मैंने पूछा वरना क्या करोगे मित्र? उन्होंने कहा वरना आप जो कहेंगे वही करेंगे। मोदीजी नेपालका नेता त जहाँ जाँदा पनि आफ्ना श्रीमतीहरू सँगै लिएर जान्छन्, तपाईँ चाहिँ सिंगल किन? मित्रों, ये ब्रह्मचर्या तपश्चर्या भंग करने की अंतिम कोशिश कर रही है। अभी तक तो मैंने ये विवाह का ध्यान छोड़ दिया था, लेकिन पोखरा में इतना सुंदर स्त्रियां मिले तो अंदर से कुछ हो रहा है। अन्त्यमा मोदीजी यहाँलाई सिर्फ 2वटा प्रश्न राख्नेछु म। नेपाल के पूर्व राजा से भी भेंट हुआ रे नहीं आपका, क्या हुआ? राजा से तो बात हुई, उन्होंने कहा कि राजा को स्पेस चाहिए, तो मैंने कहा स्पेस चाहिए तो खाली है, स्पेस में जाइए। अंतिम में मोदीजी, नेपाल में संविधान कहिलेसम्म बनता? आपका मोदी मंत्र में कोई आइडिया है? मित्रों, नेपाल में संविधान तो बनेगा, माघ 8 में कंफर्म संविधान बनेगा, लेकिन 2071 का तो पता नहीं, 3071 में बन सकता है। एक बात याद रखना मित्र, पहले संविधान सभा में 601 जवान ने जीता, 3 करोड़ नेपाली ने हार गया। दूसरी संविधान सभा ने 601 ने जीता, 2 करोड़ नेपाली ने हार गया। और तीसरी संविधान सभा हुई, यदि तो 2-4 नेता जीत जाएंगे, सिंगो देश हार जाएगा। ये बात दिल में रखना। दर्शक महानुभाव, उहाँलाई जोरदार तालीका साथमा विदाई गरौं। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग हामीले यो छोटो मिठो अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यही सकाएका छौं र उहाँसँगको अन्तर्वार्ता यहाँले अर्को पटक पनिबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिमला भण्डारी विदा माग्छु। नमस्कार।